Hello, good morning students. I hope all you fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था बुक सेकंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका फर्स्ट नंबर चैप्टर है दैट इज ए कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था। उस लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन टाइप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन को किस किस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसे हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अब उसी चैप्टर के अंदर मेरा उसी का नेक्स्ट सेशन थर्ड स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ ए कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक। कि इट मीन्स कि प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस टॉपिक में हमने ये चीज़ देखी थी कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन यूज क्या होता है, आखिर हम कम्युनिकेशन को क्यों यूज़ में लेते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये कम्युनिकेशन किस किस टाइप का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें फिर सब टाइप्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर के आगे न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ए कम्युनिकेशन साइकिल एंड फीडबैक। कि जब हम किसी पर्सन से कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करते समय उसका प्रोसेस क्या होता है या किस तरह से उसे हम यूज़ लेते हैं, प्लस उस कम्युनिकेशन का फीडबैक या रिजल्ट हमें क्या मिल सकता है या किस तरह से हम रिजल्ट को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को आइडेंटिफाइड करने के लिए सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में कम्युनिकेशन साइकिल का मीनिंग ये होता है कम्युनिकेशन इज ए फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन इज ब्लेस्ड विथ ए साउंड एंड हेल्दी बॉडी बट इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन द वे ही शी created write, speak, listen, what apply to such a person? She will be individual who is incapable of doing anything worthwhile. Therefore communication is very important for all living beings. कि बेसिकली हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू आप किसी पर्सन को अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ शो कर सकते हैं। भले ही आप बॉडी से बहुत हेल्दी हैं, आपको हर चीज़ आती है, बट आप अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते या अपनी व्यूज़ या अपना जो नॉलेज है वो नॉलेज अगर आप किसी के सामने डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम ही जनरेट होती है कि अगला पर्सन कभी भी आपको सुनना पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, भले ही आपकी तरह रोबस्ट पर्सनैलिटी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका नॉलेज ही वह वर्क नहीं कर पाता है तो आपकी इस बॉडी का कोई मतलब ही नहीं माना जाएगा। Communication is a network of information flow which occurs among people, thus they become very important to know how communication among people take place. Let's read the following understand. कि basically जब हम communication को यूज करते हैं तो communication के बेस पर कुछ options होते हैं जो हमारे लिए बहुत important होते हैं कि जब हम किसी place पर किसी से बात करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे माइंड में या हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए जो नॉलेज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नॉलेज में सबसे पहली चीज़ होती है बिगनिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडिंग द मैसेज। कि बेसिकली सबसे पहला प्रोसेस होता है कि बिगनिंग ए कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडिंग द मैसेज। टू एक्सप्लेन दिस लेट अस द सिचुएशन वेयर टू गर्ल्स रिया एंड रीमा हैव ए कन्वर्सेशन। वी मे थिंक दैट द स्पीकर आफ्टर वन कंप्लीट बट इन नॉट ऑल्सो एक्चुअली एक्शन हैपन इन द सेम टाइम एज वन इज सेंडिंग द रिसीविंग विद रिया स्पीक समथिंग। बेसिकली जब आप दो लोगों से बात करते हैं तो बात करते समय कभी भी अगर एक पर्सन बात कर रहा है तो दूसरे को उसके बीच में बोलना नहीं चाहिए। इट मीन्स कि पहला पर्सन जब अपनी बात कंप्लीट कर ले उसके बाद सेकंड पर्सन को उससे बात करनी चाहिए। कहीं पर ऐसा होता है कि दो पर्सन बात कर रहे हैं और तीसरा पर्सन बीच में बोलना शुरू कर देता है तो ये डिसमैनेज है, ये मैनेजमेंट टूल नहीं है। इट मीन्स कि ये डिसमैनर्स है। अगर आप किसी की बात काट रहे हैं या किसी को बात करने नहीं दे रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन का रॉन्ग वे माना जाता है। नेक्स्ट होता है एंट्री इनटू द सैनिटरी वर्ड। वी हैव 5 सेंस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। द सैनिटरी वर्ड्स ऑल द सराउंडेड द विच द सेंस कैन डिटेक्ट। नेक्स्ट होता है कि जब आप किसी के ऑफिस में घुसते हैं या किसी ऑफिस में एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते समय आपको पोलाइटली वर्ड्स का यूज करना चाहिए क्योंकि हर पर्सन के पास सैनिटरी सेंस होते हैं, फीलिंग सेंस होते हैं, जनरली जो उसकी मेन बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ इसमें एज्यूमेबल होती है। इसीलिए जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो अपने माउथ को, नोज़ को, ईयर्स को, जो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हमें मेंटेन करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको मुझसे स्मेल आ रही है या फिर आप रफली बात कर पा रहे हैं या आप किसी के चैम्बर में घुस गए तो उसमें डायरेक्ट बात करना शुरू कर दिया, तो ये एक डिसमैनर्स है। इसीलिए इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन एंड सेंडिंग द रिस्पॉन्स।
After Rima get a message from the Ria, based on what and how she decode a filter the message, she will react in the interpretation of the message she has received. Insufficiently strong, she may read communication with some from response feedback. This response may be through words, gestures, physics, action, some other means. Formations and sending the response. कि जब आपकी किसी से कोई बात हो जाती है तो बात होने के बाद आपको उससे जो बातचीत करनी है तो उसमें आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी की बात सुन ली और उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, उसे आप मैनेज ही नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत टर्म है। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत होने के बाद उसे हमें प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स देना चाहिए, उससे हमें प्रॉपर्ली बात करनी चाहिए। अगर प्रॉपर्ली बात नहीं करते हैं तो वो मिसमैनेज है। इट मीन्स कि अगला पर्सन कभी भी आपको बात को समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। इसी ऑप्शन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यूज में आता है। इसी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि लाइफ साइकिल के केस में सबसे पहले मैसेज सेंड करो, देन एंट्री लेते समय उससे कुछ बात करो, कुछ डिटेक्शन बात करो, देन फिल्टरिंग वगैरह हो, उसके बाद में रिस्पॉन्स प्रोवाइड हो। इसी टॉपिक के बाद जब हम किसी पर्सन से बात कर लेते हैं तो बात होने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज में आता है फीडबैक। जनरली आप फीडबैक के बारे में जानते हैं और समझते हैं फीडबैक का मतलब क्या होता है। तो बड़ा फीडबैक का जनरल मीनिंग होता है कि जब आप किसी पर्सन के साथ में कोई कम्युनिकेशन करते हैं या कम्युनिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट में मिलता है कि उस पर्सन की थॉट, उसकी मेंटलिटी, जो हमने उससे बात की है उसका रिजल्ट क्या है, दैट इज़ अ फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक इज द फाइनल component and one of the most important factor to process of communication. Its completeness two-way communication. Communication is all about the response that you get, and that is what is known as the feedback. The message sent by the receiver back to the resource is called the feedback. It is a response by the recipient. It helps the sender to know whether the recipient has understood the message in the same sense intended to or not. कि फीडबैक का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो बात करने के बाद उस पर्सन ने आपकी बात का क्या रिस्पॉन्स दिया या क्या रिजल्ट दिया, दैट इज़ अ फीडबैक। जनरली आपने देखा होगा कि कई बार कोई क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कई सारी कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल होते हैं या प्रोडक्ट वगैरह की सेल वगैरह लगाई जाती है, तो सेल वगैरह लगाने के बाद वो कंपनी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपसे फीडबैक मांगती है। या कोई पर्सन कोई क्विज करवाता है तो क्विज कराने के बाद नेक्स्ट टाइम वापस क्विज अटेंड कराने के लिए आपसे कुछ फीडबैक लेता है। तो उस फीडबैक का मीनिंग होता है कि कितने लोगों को चीज़ पसंद में आई या पसंद नहीं आई। तो वो रिजल्ट जो होता है दैट इज़ अ फीडबैक, कि जिससे हम आगे उससे इम्प्लीमेंट कर सकें कि आखिर उसमें कमियां क्या थी, क्या गलतियां थी, हमने क्या चीज़ छोड़ी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमें उसे यूज करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती है? फीडबैक मानी जाती है। प्रोसेस ऑफ फीडबैक, कि फीडबैक भी वर्बल और नॉन वर्बल। ए स्माइल वुड बी पॉजिटिव नॉन वर्बल फीडबैक, कि अगर कोई स्माइल देता है तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर वो अननोन मतलब फेस इस तरह से बनाता है कि वो फीडबैक नहीं दे पा रहा है तो वो नेगेटिव फीडबैक माना जाता है। जनरली फीडबैक के कुछ प्रोसेस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेक्निक ऑफ फीडबैक शुड इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, कि लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज प्रॉपर्ली, कि अगर आप किसी को फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक देने के लिए हम फीडबैक उसका प्रॉपर फीडबैक तभी दे पाएंगे जब हम उसकी बात को प्रॉपर्ली सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट होता है कि द आस्किंग क्वेश्चन इफ द मैसेज इज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली गेटिंग इज क्लैरिफाइड, कि जनरली आप कभी कोई सेमिनार अटेंड करते हैं या कहीं पर आप जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमें प्रॉपर्ली उनसे बात करनी चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम समझ में नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि हम होकर खड़ा हो जाएं या बैठ जाएं, नहीं, बैठना नहीं है। हमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें उनसे बात करनी चाहिए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं है, वापस से क्लैरिफाई करो, तभी तो हम प्रॉपर्ली फीडबैक दे पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेंस ओरिजिनली इंटेंडेड, कि जनरली हमें वो चीज़ माइंड में आ रही है, हमें वो चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, हम उस चीज़ को आइडेंटिफाइड भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट होता है कन्विंग द रिएक्शन टू द सेंडर ऑफ द मैसेज, कि अगर कोई सेंडर आपको कोई मैसेज देता है तो उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेमिनार में चले गए और सेमिनार जाके बैठ गए थम बन के और वहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपका ध्यान ही नहीं है, आप वहाँ पे पॉजिटिवली अवेलेबल ही नहीं है, आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये गलत वे है। तो अगर हम कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो उसको हम प्रॉपर्ली फीडबैक तभी दे पाएंगे जब हम उसकी बात को समझेंगे। अगर उसकी बात को ही नहीं समझेंगे तो हम उसे प्रॉपर्ली फीडबैक नहीं दे सकते। इसी फीडबैक के बाद इसे समझाने के लिए नेक्स्ट होता है कि अगर हम कभी इफ़ेक्टिव फीडबैक नीड टू डू, कि अगर हम अपना फीडबैक अच्छा देना चाहते हैं और इफेक्टिवली बनाना चाहते हैं तो किसी के सामने इफेक्टिव फीडबैक देने के लिए, उसका रिस्पॉन्स देने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं।
उन ऑप्शंस में पहला होता है क्लियर। तो फीडबैक शुड बी क्लियर टू रिप्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपने कोई फीडबैक दिया है तो फीडबैक देने के बाद उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो आपका फीडबैक का मतलब ही नहीं है। कि जैसे आप कहीं सेमिनार में गए और हमने सेमिनार अटेंड किया, बट उस सेमिनार में आप प्रेजेंट तो थे बट मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। आप सिर्फ फिजिकली वहाँ प्रेजेंट थे, मेंटली प्रेजेंट ही नहीं थे। आपके माइंड में कुछ और बातें चल रही थी, आप कुछ और सोच रहे थे। तो उस केस में अगर वो मीटिंग चल भी रही है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, किसी को आप रिस्पॉन्स कैसे देंगे? तो ये गलत है। तो जनरली हमें पहला चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो चीज़ हम सुनने जा रहे हैं या जहाँ पर हम जा रहे हैं तो उसका फीडबैक तभी दे पाएंगे जब हम उसकी बात के लिए क्लियर होंगे। वेल टाइम्ड फीडबैक में नॉट बी इंस्टेंट बट मच डिले फीडबैक में नॉट बी वर्थवाइल। कि जनरली अगर आपसे कोई फीडबैक मांगा जाता है तो ऐसा नहीं कि आपने सेमिनार आज अटेंड किया और 1 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, गलत है। आपने जब सेमिनार अटेंड किया हाथों हाथ उसका फीडबैक आप सेंड कर दीजिए कि आपको कैसा लगा, क्या कमियाँ थी, वो सारी चीज़ आप पहले क्लियर कर दीजिए। स्पेसिफिक फॉर ए फीडबैक भी इफेक्टिव इट मस्ट बी स्पेसिफिक। अगर ये फीडबैक जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, इट मीन्स पर्टिकुलर टॉपिक से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फीडबैक दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हैं। बियरिंग राइट एटीट्यूड होना चाहिए, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। जनरली इस तरह से आपको फीडबैक को मेंटेन करना चाहिए कि आपका फीडबैक अगले पर्सन को समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज़ समझ ही नहीं पाए। उसने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया या किसी पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया और उस क्वेश्चन का आप आंसर देना चाह रहे हैं, बट आंसर आप इस तरह से घुमा फिरा के दे रहे हैं या अगल तरह में दे रहे हैं कि अगला आदमी समझ ही नहीं पा रहा है। वही चीज़ हमारा रिस्पॉन्स या फीडबैक माना जाता है। तो फीडबैक क्लैरिफाई होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अगले पर्सन को प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। तो फीडबैक के कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हमें यूज़ में लेना चाहिए। फीडबैक की एडवांटेज क्या होती है? आखिर हम फीडबैक को जब यूज करते हैं तो फीडबैक के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, आखिर हम फीडबैक को यूज क्यों करते हैं? Whatever may be the mode, verbal, non-verbal communication, feedback is very important. It is a key with the success of communication. The objective of communication is incomplete until you know that the means received intended. It is integral part of the successful communication कि basically feedback हमारे communication का सबसे important part होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं या किसी पर्सन से आप बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में कोई अर्थ नहीं है, आप किसी तरह से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो बातचीत आप कर रहे हैं अगर वो बातचीत कोई सेंस है, अगर कोई मीनिंग है तो उस बातचीत के बेनिफिट्स भी होंगे। जस्ट लाइक कि आज जनरली कम्युनिकेशन करना किसी पर्सन से वो कोई टर्म नहीं है, वो हम फ्री बैठे हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं। बट जब कोई सेमिनार होता है, कोई क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कोई भी सेल्स पर्सन आपके पास कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आता है या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, तो वो आपसे बातचीत करता है। तो उस समय जो आपसे बातचीत कर रहा है तो वो बातचीत एक्चुअल में एक कम्युनिकेशन प्रोसेस मानी जाती है। कि जनरली आज आप अपने भाई से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं, घर में मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, वहाँ हमें किसी को कोई फीडबैक नहीं देना है, नहीं किसी को कुछ समझाना है, वो हमारी जनरल टॉकिंग है। बट जब प्रोफेशनल लेवल पर अगर आप कहीं जाते हैं और प्रोफेशनल लेवल पर किसी से आप बात करते हैं तो उस बात का कोई ना कोई टुक होता है, उस बात का कोई ना कोई मीनिंग होता है। उस मीनिंग के बेस पर आज कोई सेल्स पर्सन अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है या अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपके पास आ रहा है और उसने आपको उस कंपनी की सारी डिटेल वगैरह एक्सप्लेन की, दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो उस कम्युनिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उस कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और वो बेनिफिट हमें तभी प्रोवाइड होंगे जब हम उसको प्रॉपर्ली फीडबैक देंगे। तो उस कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट आता है दैट इज़ अ फीडबैक। तो फीडबैक से उस कंपनी को आइडेंटिफाइड किया जाता है, प्लस कंपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाइड करती है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उससे वो शो करना चाहता है, किस तरह इन्फॉर्मेशन बताना चाहता है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लैरिफाई होती है। इसीलिए हमें फीडबैक देते समय प्रॉपर्ली गाइडेंस देना चाहिए, क्योंकि उस फीडबैक से ही वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगी या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइड कर पाएगी। तो फीडबैक में बहुत सारे एलिमेंट होने चाहिए कि फीडबैक इफेक्टिव लिसनिंग, की फीडबैक हमेशा ऐसा होना चाहिए जो इफेक्टिव हो, हर आदमी उसे समझ सके, जान सके। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं तो उसको मीनिंग ही नहीं है, आपने उस प्रोडक्ट को अपडेट भी किया या उसको आपने बेनिफिट बताया प्लस उसको ड्रॉबैक्स भी बता दिए, तो इस तरह फीडबैक नहीं होना चाहिए।
फीडबैक टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई फीडबैक है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का फीडबैक होता है, ऐसा नहीं कि आप उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, फालतू में यूज़ कर रहे हैं। फीडबैक कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि उस फीडबैक के थ्रू कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकती है, प्रोडक्ट को हाईली इंक्रीज़ कर सकती है, प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, कंपनी को बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। आज हम कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम करवाते हैं तो उस कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो रिजल्ट होते हैं उनसे के बाद स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है कि आपको कैसा लगा। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो हम नेक्स्ट फिर उसे इम्प्रूव करेंगे, या जो गलतियां हैं, जो कमियां हमारे साथ रह गई, जो ड्रॉबैक्स रह गई है, उन ड्रॉबैक को मेजर करेंगे और फिर नेक्स्ट जो सेमिनार होगा उसमें हम उसे कवर कर लेंगे। तो इस तरह से फीडबैक के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। नेक्स्ट होता है कि फीडबैक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब होता है कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और कन्वेंशंस दैट हेल्प द अंडरस्टैंड व्हाट शी नीड टू डू ऑर्डर टू इम्प्रूव। नेक्स्ट फीडबैक होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। ये जनरली हमें ओरली किसी का फीडबैक नहीं देना है, बट कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद हमें फीडबैक दिया जाता है, तो हमें फीडबैक फॉर्म भरना होता है, या कोई कंपटीशन अटेंड करने के बाद हमें फीडबैक फॉर्म दिया जाता है कि आप उसमें उसकी ऑप्शंस लिखिए, यस नो ट्रू फॉल्स, या कुछ 2-3 लाइन्स आप उसके बारे में लिखिए। तो वो चीज़ ये शो करती है कि आपको वो सेमिनार कैसा लगा, क्या चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट हुई, क्या कमियां रह गई, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं उसमें कवर करते हैं। तो इस फीडबैक को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कहते हैं। रिसर्च अबाउट रिटन फीडबैक हाईलाइट सम इशू दैट नीड टू बी कंसीडर्ड सो दैट द फीडबैक इज मीनिंग एंड हेल्प टू मेक द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड बेटरमेंट, कि नेक्स्ट टाइम उस फीडबैक के क्या बेनिफिट होंगे, हम उसमें किन कमियों को दूर कर सकते हैं, या जो ड्रॉबैक्स हमारे सेमिनार में थी उनको हम दूर कर सकते हैं, तो वो फीडबैक हमें प्रोवाइड करता है। इसी फीडबैक के बाद नेक्स्ट आता है कि बेनिफिट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, कि आखिर आज हम डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का यूज करते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड होता है। तो ये बेनिफिट्स वगैरह थ्योरेटिकली पार्ट में नॉर्मली हम वैसे समझ ही रहे हैं इस फीडबैक को, कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक से हम कभी किसी का रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकते हैं, उन चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, या 2-3 साल के बाद वापस हमें सेमिनार अटेंड करना है तो हम पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर ओरली कम्युनिकेशन चल रहा है तो उसमें हमें कोई पता नहीं चलेगा कि अगले आदमी ने क्या बोला, क्या सोचा, हमें याद ही नहीं रहेगा। अगर रिटर्न में रहेगा तो हम उनकी ड्रॉबैक्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो होता है उसे हम यूज़ में ले सकते हैं। आज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक से हमें कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं जिन्हें हम थ्योरेटिकली यूज़ में लेते हैं, दैट इज़ ए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। इसी डिस्क्रिप्टिव फीडबैक और कम्युनिकेशन साइकिल के बाद हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट सेशन आता है, दैट इज़ ए बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सेशन आता है दैट इज़ ए बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बेटा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, या बैरियर का मतलब क्या होता है? बहुत इजी छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है और इस थ्योरेटिकल पार्ट को हम रीड करेंगे तभी समझ पाएंगे, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के नहीं बता सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है समटाइम आवर पर्सपेक्टिव, आइडिया, व्यूज, फिक्स वे ऑफ थिंकिंग cause bias and affect our communication. Further example, if you have already made up your mind and that your teacher is biased, even when she is being fair, you cannot have a positive impression of him, her. In the same way, other may also have fixed idea about you, which as a result also affect your relationship with them. कि barriers of effective communication, तो इसका सीधा सा अगर मीनिंग समझा जाए तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है तो अप्रिशिएट करने के बाद आपका जो इंटरनल पावर है, जिसे हम मैन पावर कहते हैं, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। और अगर कोई पर्सन आपसे गलत वे में बात करता है या आपको डांटता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है और नेक्स्ट टाइम आप उस रिजल्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक क्लास में किसी एक बच्चे को टीचर ने डांटा या मारा, तो मारने के बाद उस बच्चे के माइंड में उस टीचर के लिए नेगेटिविटी आ गई, और नेगेटिविटी आने के बाद वो टीचर जब भी आएगा तो वो स्टूडेंट कभी भी उस टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स उसका माइंड ऐसा क्रिएटिव हो गया कि ये टीचर गलत है, ये गंदा है, मतलब मुझे मारते हैं या ऐसे बात करते हैं, तो उनके माइंड में बात फिट हो गई। अगर इसी बेस पर अगर कोई टीचर उन्हें अप्रिशिएट करता है या उनकी जो उन्होंने कुछ किया है उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें एक गाइडेंस दिया जाता है या एक ब्लेसिंग दी जाती है, तो उससे उस बच्चे का मेन पावर इंक्रीज हो जाता है और वो इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम अगर वो गलत कर भी रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप को इंप्रूवमेंट ही करेगा।
तो यही चीज़ हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है, हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, दैट इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बैरियर, कि जनरली जो इस तरह की नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो इस कम्युनिकेशन बैरियर में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। पहली प्रॉब्लम जनरेट होती है लैंग्वेज की। In case of use of incorrect word, unfamiliar language and lack of detailed language can act as a barrier to communication. For example, speech in English may not be understood by the many people. There is always the possibility of misunderstanding the feeling of the sender to the message or deliver a wrong meaning from it. When the information is not sent in simple language, the word, sign and figure used in the message are create doubtful situation. कि सबसे पहला लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करता है वो होता है लैंग्वेज का, कि जनरली आपने देखा होगा कि कई सारे पर्सन्स जब बात करते हैं तो वो कुछ अदर लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं और प्रॉपरली बात नहीं करते, तो वो जो वर्ड बोलना चाह रहे हैं तो उन वर्ड को हम समझ ही नहीं पाते। तो वो लैंग्वेज बहुत बड़ा इफेक्ट करती है हमारी कम्युनिकेशन को, कि जिससे हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। हम किसी को गलत नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमारी वर्बली लैंग्वेज ही ऐसी है जिससे अगले पर्सन को बुरा लग जाता है या वो उसको गलत वे में समझता है। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन बैरियर के बेस में। इसीलिए हमें अपनी लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट होता है विजुअल परसेप्शन। बेटा विजुअल परसेप्शन का मतलब ये होता है, नेक्स्ट होता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है वी सी विथ आवर आईज इज नॉट ऑलवेज द सेम। Visual perception is the brain ability to make sense of what we see in our house. For example, if we see an incomplete picture, it becomes a barrier of the basis of we see. We may assume it's something that is artist may not have intent at all. Next होता है visual perception. Visual perception का मतलब होता है कि कई बार जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ राइट नहीं होती है, वो गलत होती है, बट हम उसे क्या मानते हैं, सही मान के चलते हैं, तो वो गलत है। विजुअल परसेप्शन है कि कई बार किसी टॉपिक को हम समझते हैं बट उस टॉपिक को हम आधा अधूरा समझते हैं, प्रॉपर्ली नहीं समझ पाते, तो वो कम्युनिकेशन को बैरियर करता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट होता है पास्ट एक्सपीरियंस। सम पीपल डू नॉट लिसन केयरफुली बिकॉज ऑफ फॉर्म इंप्रेशन बेस्ड ऑन द अर्लियर इनकाउंटर्स, कि जनरली अगर किसी पर्सन के बारे में किसी अदर पर्सन के रिगार्डिंग कुछ गलत वेज या कुछ गलत थॉट्स अगर स्टोर हो जाती है तो उनकी बात को सुनना पसंद नहीं करता है, उनसे बात करना ही पसंद नहीं करता, वो सही भी बोलेगा तो भी उसको गलत ही मान के चलेगा। तो ये भी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनका जनरली एक इशू जनरेट होता है। प्रीजस्टाइज। If one is prejudiced against someone, he she become defensive and responds in manner that is lack understanding. Such defensive behavior parent real understanding of the message. Limited intellectual background, limited reading and shallow interest can lead a person being narrow-minded. This limit the person ability to take in the new ideas. People will close mind to not take any new information or suggestion to change. कि नेक्स्ट होता है प्रीजस्टिस का मतलब होता है कि जुडाइज। प्रीजस्टिस का मतलब ये हो गया कि अगर किसी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है कि ये बंदा तो गलत है, ये हमसे सही बात नहीं करता है, हम इससे बात नहीं करना चाहते हैं, इस तरह के जो डमी मैसेजेस वगैरह उनके माइंड में फिट हो जाते हैं, या कभी किसी से कोई बातचीत होती है वो गलत बात बोल देता है तो उससे वो नाराज़ रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्ट करती है कि हम उनसे प्रॉपर्ली उनसे बात नहीं कर पाते। आपने ये चीज़ें घर में देखी होंगी कि कहीं पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो घर में बात नहीं करते हैं, हम उनसे प्रॉपर्ली बातचीत नहीं कर पाते हैं, या वो सामने आते हैं तो हम उनको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस इफेक्ट को कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट होता है फीलिंग। फीलिंग का मीनिंग क्या हो गया कि आवर फीलिंग एंड इमोशन सच ए लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग अनदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। समथिंग नो टाइम, नो लैक ऑफ टाइम आर द टर्म यूज्ड बाय द टीचर्स। दे डू नॉट स्पेयर कंसिडर टाइम टू टॉक टू देयर स्टूडेंट्स। इट कुड बी बिकॉज ऑफ बीइंग प्रीऑक्यूपाइड बट इट ऑल्सो ए कम्युनिकेशन बैरियर। कि नेक्स्ट होता है फीलिंग कि जनरली कई सारे टीचर्स किसी बच्चों से नाराज़ रहते हैं, तो नाराज़ रहने के बाद वो क्लास में आना पसंद नहीं करते, या क्लास में आते हैं तो प्रॉपर्ली बात नहीं करते हैं, बच्चों से बात करके चले गए, या उनके माइंड में ऐसी फीलिंग फिट हो गई कि ये बंदे सही नहीं है, बच्चे हमसे सही रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, सही तरह बातचीत नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें भी एक कम्युनिकेशन बैरियर के केस में ही जनरेट होती है। मैकेनिकल इश्यूज़। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल इश्यूज़। मैकेनिकल इश्यूज़ का मतलब होता है कि इक्विपमेंट यूज फॉर कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी इन द परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर। Any defect in the equipment may disturb communication. Sometimes we come to late communicate due to the deals in the equipments. Mechanical instrument and machine need constant maintenance. Next होता है मैकेनिकल इश्यूज़। मैकेनिकल इश्यूज़ भी हमारे लिए बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का बैरियर ही है जो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कैसे? आज आप किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मुझे नेट कट गया
तो बात करने का मन ही खत्म हो जाता है, या हमें प्रॉपर्ली आवाज़ नहीं आ रही है, हम बोल रहे हैं बट अगला पर्सन उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है। ये सारी चीज़ें आज आपके साथ लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा होती है। और लाइव क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे इसलिए कट होकर चले जाते हैं या कॉल एंड कर देते हैं क्योंकि उन्हें बात समझ में नहीं आती है या उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो ये जो नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स हैं या मैकेनिकल जो इश्यूज़ वगैरह हैं, टेक्निकल जो जनरली जो पार्ट्स वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह हैं, ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है और हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, छोड़ो बाद में बात करेंगे या बाद में देखेंगे। तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन का एक बैरियर ही है। नेक्स्ट होता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर इंक्लूड योर ओन फीलिंग्स, हैबिट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग. Fear should confidence may make communication difficult. For example, if a subordinate do not want to inform to their superior because they feel that the information is not negative nature and will be affect them, then we try to concern the information it because necessary to send this information sent incomplete. Thus the fear of subordinate become the hybrid communication. नेक्स्ट होता है पर्सनल फैक्टर। जानते ही हैं पर्सनल फैक्टर, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपके किसी से कोई डिस्प्यूट हो चुका है, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अगला पर्सन आपको प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन गाइड नहीं करता है, प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता है, तो उस केस में भी आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। आप उससे बात करना चाह रहे हैं बट वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या आपकी कोई बात से वो नाराज है, तो ये चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। तो दैट इज़ ए कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज़ में आता है, उस टॉपिक कहते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये चीज़ मैं थ्योरेटिकल वैसे समझा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन की बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट प्रिवेंट एक्यूरेट एक्सचेंज ऑफ आइडिया टू कैरी इनकरेक्ट मीनिंग. It can create misunderstanding. It is important to identify those barriers and take appropriate measure to overcome them. कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जनरली जब हमारा इस तरह से बैरियर हो रहा है या हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो जब कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को थ्योरेटिकली हैं, इन ऑप्शंस को आप खुद पढ़ेंगे, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं टॉपिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट होता है मेजर्स टू ओवरकम बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ में लेनी चाहिए, किस किस तरह से हमें किसी से बातचीत करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की हुई है। It is very important to manage the barriers to communication to allow smooth flow of information. Let us group some of the measures to bridge the barrier through skillful communication. कि अगर आप किसी पर्सन से प्रॉपर्ली बातचीत करना चाहते हैं तो प्रॉपर्ली बातचीत करने के लिए आप उसके बीच में क्या क्या किस तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझाने के लिए आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। कि एक्टिव लिसनिंग, कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपको उसकी बात को प्रॉपर्ली सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बात को सुन ही नहीं रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो प्रॉपर्ली हमेशा हमें अगले की बात को सुनना चाहिए। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, की अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो बात करते समय हमें हमेशा सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहिए, सिंपल वोकैबुलरी का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो अगला भी समझ ही नहीं सके। नेक्स्ट होता है क्लियर थॉट्स, कंसाइज एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन। की अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो जो माइंड आपका चल रहा हो, माइंड क्लियरली थॉट होनी चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, अगले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, आपको उसकी बात समझ में आना चाहिए, प्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर्ली होना चाहिए। एनालिसिस एंड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द रिसीवर, की रिसीवर जिसके पास आप जा रहे हैं उस पर्सन को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस चीज़ को समझता है और कैसे समझता है, ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ द फिजिकल बैरियर। कि अगर कोई फिजिकल बैरियर वगैरह का मीनिंग ये होता है कि रिडक्शन elimination of the physical barrier. The most common physical barrier are noise, geographic distance and technical glitches in the communication medium. People involved in communication should ensure to choose the location with least or no disturbance in terms of noise and errors in the equipment used for the communication. कि जनरली जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो ऐसा प्लेस या ऐसे लोकेशन चूज करनी चाहिए जो दोनों के लिए फिजिबल हो। इट मीन्स खासकर रिसीवर के लिए कि रिसीवर जिस प्लेस पर है, क्या हम उस प्लेस पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं या प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई ऐसा फिजिकल बैरियर तो नहीं है कि बाद में नॉइज़ चल रही है, बाहर आवाज़ आ रही है, तो हमें ऐसा प्लेस चूज़ करना चाहिए जहां हम आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्ली बात कर सकें। और ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है बेसिकली प्रोफेशनल पर्सनस के ऊपर।
इसीलिए हमें जब किसी से भी बात करनी है तो हमें प्रॉपरली मैनेज ऑर्डर में और इस वे में बात करनी है। इसी ऑप्शन या इसी टॉपिक के बाद हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट इज द लास्ट सेशन, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि जनरली आज हम किसी पर्सन से बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव मोड में डिफाइन करते हैं या हमें इफेक्टिव बनाते हैं। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज़ में लिए जाते हैं, उन चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर कलेक्टिवली नोन एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। In simple words, exchange of ideas, message, response is known as a communication. Any method of communication will like word, oral, written, picture, etc. can be used to communicate. Communication can be considered effective only when the receiver understand what the sender want to convey. Here are some principles that must be kept in mind for effective communication. कि effective communication के basically 7 C's होते हैं, 7 factors होते हैं। कम्युनिकेशन हम इसलिए करते हैं कि बातचीत कर सकें और प्रॉपरली बात कर सकें। तो प्रॉपरली बात करने के लिए हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहिए कि अगला पर्सन हमारी बात को सुन सके या सुनने के लिए राजी हो सके या सुनने के लिए तैयार हो सके। तो इसके लिए बेसिकली 7 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला कम्युनिकेशन का फैक्टर होता है दैट इज ए क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड काउंटरीज। सबसे पहला होता है क्लियर। तो बेटा क्लियर का मीनिंग ये होता है कि इट मीन द आइडिया शुड नॉट ओनली बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर बट ऑल्सो द इजी टू रिसीवर अंडरस्टैंड। ए मैसेज दे टेक वेरी लिटिल टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कि जनरली जब आप किसी से बात करते हैं तो जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज एकदम क्लियर मोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजिंग मैसेज होना चाहिए कि अगला आदमी समझ नहीं सके। तो जब भी आप किसी से बात करने चाहते हैं तो अपना मैसेज प्रॉपरली रीड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं अगला समझ नहीं पा रहा है या आप क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप जो चीज़ समझाना चाहते हैं या रिसीवर को बताना चाहते हैं तो वो चीज़ प्रॉपरली मोड में डिफाइन होनी चाहिए, वो प्रॉपरली क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कंसाइज। तो बेटा कंसाइज का मीनिंग ये होता है कि बीइंग कंसाइज मीन्स कीपिंग टू द पॉइंट और यूजिंग फ्यू वर्ड्स बट विदाउट लॉस्टिंग द मेन आइडिया। बिजनेस टाइम इज मनी, नो वन लाइक टू रीड ए लॉन्ग वाइंडिंग मैसेज। नेक्स्ट होता है कंसाइज। तो कंसाइज का मीनिंग ये हो गया कि जब आप किसी से बात करते हैं तो अपनी बात को शॉर्ट वे में डिफाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा चौड़ा उस भाषण दे रहे हैं, उसका आप प्रॉपरली समझा नहीं रहे हैं और बहुत लंबा खींच रहे हैं उस बात को। क्योंकि बिजनेस माइंडेड जो होते हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है और वो इस चीज़ पर बेयर करते हैं कि उनका टाइम बहुत एक्सपेंसिव है और वो कम शॉर्ट टाइम में मैसेज को आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं, वो लंबी बात सुनना नहीं चाहते। तो हमेशा जो मैसेज है वो मैसेज प्रॉपरली होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए और प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कॉन्क्रीट। Concrete and specific expression must be used in place of vague and abstract expression. Fact and figure presented should be specific and correct. Instead of starting with there has been a consider rise in the cells, the receiver would understand better she is presented with the factual. This has been the rise 50% in cell. Next होता है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन में देयर, दीज, दोज एक्सेट्रा जो वर्ड्स होते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने ये किया है एक्सेट्रा जो भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें सीधा सा मीनिंग ये है कि हमें जो चीज़ बोलनी है वो बोलनी है या डायरेक्टली बोलनी है, वो दीज और देट वगैरह वो खुद लगा देंगे। तो आप जो बात बोलना चाहते हैं वो कंसाइज वे में, सॉरी कॉन्क्रीट वे में आप डिफाइन कीजिए कि बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली मीनिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है करेक्ट। फोर्थ होता है करेक्ट। Effective communication is determined by the correct use of grammar and appropriate words. Adapting the right tone of conveying a message is basic to the success of communication. In case there is any difference between the use and comprehension of terms, miscommunication can arise. कि दूसरा चौथा फैक्ट ये होता है कि आप जब किसी को कोई रिटर्न में कोई लेटर दे रहे हैं या किसी से आप रिटर्नली कोई बात कर रहे हैं, ऑलरेडी कोई बात कर रहे हैं, तो बात करते समय आपकी वोकैबुलरी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो एक जनरल हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप है, आप प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं या प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो अगला आदमी समझ नहीं पा रहा है कि वो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जो मीनिंग्स अगर आप यूज कर रहे हैं, जो प्रॉपरली जो कम्युनिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं करेक्ट वे में अपने व्यूज़ को डिस्क्राइब करना।
नेक्स्ट होता है कोहेरेंट। बेटा कोहेरेंट का मतलब होता है एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर द वर्ड टू बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, नॉट ओनली दीज दे शुड मेन सेंस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट इज बीइंग कन्वेड। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज कॉम्प्रिहेंशियल एंड लॉजिकल। कि नेक्स्ट होता है कि एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर द वर्ड टू बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। कि जनरली आप जब बात करते हैं तो बात करते समय आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली टॉपिक से डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगला आदमी समझ नहीं पा रहा है। आपको टॉपिक से दूर नहीं जाना है, आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करनी है तो उसको हम समझ सकें और कम टाइम में हम उस कम्युनिकेशन को एंड कर सकें। नेक्स्ट होता है कॉर्टियस। काउट्रियस का मतलब होता है कि एज द वर्ड सजेस्टेड इज एक्सपेक्ट द स्पीकर टू बी अवेयर ऑफ द लिसनर फीलिंग। In business communication, we are expect to the profile friendly and honest is create a mutual understanding among the business to grow, develop and retain goodwill. Next होता है कि जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो उस केस में जिस पर्सन से आप बिजनेसली बात कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उससे बात कर रहे हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से हमने कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो हमें प्रॉपरली उससे बात करनी चाहिए और दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दोनों क्या चाहते हैं, बिजनेस किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है। Courteous is not only restrict to thank you please, but is the sense and genuine expression that show how much respect and care we show to other। कि जनरली ऐसा नहीं कि आप वर्बली या फेस एक्सप्रेशन से उससे रेस्पेक्ट कर रहे हैं बट पीछे उसकी बुराइयां कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो बैड कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो बात आगे जाके फिर आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी। इसीलिए प्रॉपरली वे में उससे बात करना चाहिए और अगर मन में या माइंड में कोई डाउट वगैरह है तो उससे पहले ही क्लियर करके चलना चाहिए। दैट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इन्हीं कम्युनिकेशन को बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन को किस तरह से यूज़ में लिया जाता है, या प्रॉपर वे में जब हम किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन कैसे करें, कम्युनिकेशन का वे क्या होना चाहिए, किस तरह से किसी से बात करनी चाहिए, प्रॉपरली किसी को फीडबैक देना चाहिए, प्रॉपरली किसी से बात करनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ें हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट हैं जब हम मार्केट में खुद के बिजनेस के लिए या मार्केट में वर्क के लिए जाएंगे या प्रोफेशनल मोड में डिफाइन होंगे, तो उस समय हमें ये चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हमारे यूज़ में लिए जाते हैं। इन्हीं कम्युनिकेशन के बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट सेशन आता है, दैट इज़ ए राइटिंग स्किल। ये राइटिंग स्किल मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये राइटिंग स्किल का मीनिंग ये है कि जनरली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हैं कि पैराग्राफ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पैराग्राफ्स होते हैं, कोमा कहाँ लगाते हैं, सेमीकोलन्स कहाँ लगाते हैं, पैराग्राफ किस किस टाइप के होते हैं, स्पीच जनरली इंग्लिश ग्रामर के जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल हैं। आप एक बार इनको रीड आउट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं डाउट होता है या चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ में मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं। इन चैप्टर्स में से, इन 5 चैप्टर्स में से समथिंग 10 मार्क्स के आपके आंसर बनेंगे, शॉर्ट आंसर्स और MCQs और 1 वर्ड आंसर्स आपके बनेंगे। तो इन चैप्टर मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसके PDF आपके साथ शेयर करूँगा, जिस PDF में ऐसे नोट्स आपको खुद को बनाने हैं और सारे जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको आप नोटबुक में स्टोर करके या राइट डाउन करके रखेंगे। चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ, देन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।